हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है, उसके अंदर सॉइल यानी मृदा का डेवलपमेंट कैसा होता है, सॉइल की प्रोफाइल क्या है, उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले है जैसे मृदा क्या है। तो मृदा जो है वो एक प्रकार सॉइल शब्द जो है वो वर्ड का जो ओरिजिन है वो लैटिन शब्द से हुआ है, जिसमें लैटिन शब्द सोलम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऐसी भू सामग्री जिसमें प्लांट्स उगते हैं, उसे हम सॉइल कहते हैं। तो अगर सॉइल की डेफिनेशन देखा जाए तो सॉइल की डेफिनेशन यहाँ पर है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सॉइल की ओरिजिन यानी उत्पत्ति, उसकी स्ट्रक्चर, उसके कार्य यानी फंक्शंस और उसकी जो बनावट है या टेक्सचर है का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम यहाँ पर पॉडोलॉजी या मृदा विज्ञान यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर पॉडो का मतलब होता है पृथ्वी, और यहाँ पर जो फादर ऑफ पॉडोलॉजी हैं, मृदा विज्ञान के जो पिता कहलाते हैं वो है ड्यूकोचेव जो हैं, उन्हें फादर ऑफ पेडोलॉजी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखें कि जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, सॉइल का निर्माण किस तरह से होता है। उसके लिए दो प्रकार की प्रोसेस होती है। सबसे पहला है अपक्षय यानी वेदरिंग, जो कि जिसके अंदर जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो चट्टानें हैं वो टूटती हैं और टूटकर मिनरल्स या खनिज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरा है मृदा जनन यानी पैडोजेनोसिस, जिसके अंदर जो सॉइल का निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जैसे जो सॉइल होती है वो बड़े बड़े मिनरल्स के फॉर्म में होती हैं, फिर बाद में बड़ी चट्टानों के रूप में होती है, फिर टूटती है, फिर बार बार उसका ब्रेकेज होता है और टूटने के बाद वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर जो है सॉइल का निर्माण होता है। तो ये एक लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबे प्रक्रिया के बाद सॉइल जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है। इसी तरह यहाँ पर जो देखें कि वेदरिंग प्रोसेस देखें यहाँ पर, यानी अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है। तो ये अपक्षय जो प्रक्रिया होती है, जैसे चट्टानों के टूटने की जो प्रक्रिया होती है, वो उसे ही हम यहाँ पर वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं। तो ये तीन प्रकार से कंप्लीट होती है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, दूसरी होती है केमिकल प्रोसेस के द्वारा और तीसरी होती है बायोलॉजिकल यानी जैव प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया होती है और मृदा का निर्माण होता है। सबसे पहले देखें यहाँ पर जो फिजिकल्स है, जैसे उसमें चट्टानें जो है हवा, जल, तापमान और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है चट्टानें टूटती हैं और टूटने के कारण इन चट्टानों का सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ देखें तो इसमें दो प्रकार के वर्ड्स काम में लिए जाते हैं। एक्सप्लिशंस यानी चट्टानों का परतों के रूप में अरेंज होने की जो क्रिया होती है उसे एक्सप्लिशंस कहते हैं। जो हम देखते हैं कि अगर हम किसी ज़मीन को खोदते हैं तो खोदने पर हमें लैंड के अंदर, भूमि के अंदर हमें परतें या लेयर्स हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये एक्सप्लिशन शब्द का है कि चट्टानों का लेयर्स के फॉर्म में होना, व्यवस्थित होना, अरेंज होना ही यहाँ पर एक्सप्लिशंस कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर अवपत्रण यानी एक्सफ्लोरेशंस, या जिसको हम जैसे हाई टेम्परेचर के कारण जो होती है, जो ऊपरी चट्टानों फैल जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। लो टेम्परेचर हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगी। तो इस क्रिया के अंदर जो है जो रॉक्स होती है, चट्टानें होती हैं, उसके अंदर जो स्प्लिट्स या दरारें आ जाती हैं और दरारें आ जाने के कारण वो चट्टानें टूट जाती हैं। तो ये यहाँ पर इस अवस्था को यहाँ पर अवपत्रण या एक्सफोलिएशंस कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर देखें कि दो भूस्खलन किसे कहते हैं या लैंड स्लाइड्स किसे कहते हैं। जो हम देखते हैं कि जो पहाड़ों से चट्टानों का टूटकर गिरने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे लैंड स्लाइडिंग हम देख सकते हैं किसी भी हिल स्टेशन पर अगर हम घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो बड़ी बड़ी टूटकर गिर कर नीचे की ओर जाती है और बड़ी बड़ी गहरी खाइयों में टूटकर टुकड़ों में अलग अलग हो जाती है। तो इसी हम लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं। तो पहाड़ों से चट्टानों का टूटकर गिरना और उसमें फ्रीजिंग
टेम्परेचर मतलब जमाव बिंदु तापमान पर उनके अंदर दरारें बन जाती हैं, और दरारें बन जाने के कारण उन दरारों में क्या होता है, जो जल होता है वो जम जाता है, और जम जाने के कारण जो है उस जब बर्फ़ के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसका आयतन है या वॉल्यूम है उसका इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसके कारण चट्टानें टूट जाती है। इसी तरह जो हमने दूसरा कारण पढ़ा मृदा बनने का दूसरा कारण है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया में सहायता होता है। जैसे इसको हम देखें तो हाइड्रोलाइसिस जो होता है, जल अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा ही, और ऑक्सीडेशंस यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भी चट्टानों का टूटने की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा यहाँ पर कार्बनिफिकेशंस, कार्बन के कारण चट्टानों का टूटना, या डिहाइड्रेशंस या निर्जलीकरण के कारण भी जो है चट्टानें आपस में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है, या मृदा का निर्माण होता है। तीसरा प्रोसेस आता है इसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल यानी जैव वेदरिंग या जैव रूप से चट्टानों का अपक्षय या मृदा का निर्माण, जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट्स होती है वो चट्टानों में एंटर कर जाती है। जैसे हमने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे पेड़ होते हैं नीम का, पीपल का, वटवृक्ष का होता है, जो इसकी जड़ें जो होती है वो गहराई में, नीचे की जब भूमि में गहराई में चली जाती है, और जाने के कारण वो चट्टानों में प्रवेश कर जाती है। और ये जो जब जड़ें होती हैं वो पेड़ के जब सड़ती है या गलती हैं तो उससे एक प्रकार का एसिड्स का सिक्रेशन होता है, जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं, का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह जो लाइकेंस होते हैं, वो लाइकेन या कवक या बैक्टीरिया जो मोसेस होती हैं, ये प्लांट्स के अंदर सक्सेशन यानी सबसे पहले जो चट्टान के ऊपर पादप का निर्माण होता है, तो सबसे पहला जो पादप बनता है वो लाइकेन, कवक या बैक्टीरिया की जो रिएक्शंस होती है उसके कारण प्लांट्स के अंदर पादप अनुक्रमण प्रक्रिया के द्वारा ही यहाँ पर और चट्टानों में प्लांटेशंस का काम होता है, या चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया यहाँ पर इसके द्वारा होती है। जैसे लाइकेंस जो है उसके अंदर फ्रक्टोस लाइकेंस, क्रस्टोस लाइकेंस और पार्मेलिया लाइकेंस, ये सब लाइकेंस जो है वो चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं, तो यहाँ पर चट्टानों का अपघटन करते हैं। तो यहाँ पर चट्टानों का अपघटन जो कार्य है वो लाइकेन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है उनके द्वारा भी प्लांट्स में चट्टानों में की ब्रेकिंग का काम किया जाता है। अगला जो देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो सॉइल बिल्डर्स या फॉर्मर्स ऑफ नेचर्स। यहाँ पर सॉइल बिल्डर्स यानी मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है, सॉइल बिल्डर्स किसे कहते हैं, या फॉर्मर्स ऑफ नेचर्स, प्रकृति के किसान किसे कहते हैं, ये कहते हैं लाइकेंस को। तो यहाँ पर लाइकेंस को प्रकृति का सहायक या निर्माता कहा जा सकता है, या सॉइल का निर्माता कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो जो सॉइल का जो डेवलपमेंट है उसको पैडोजिनेसिस भी कहा जाता है, कि किस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखें जो मृत कार्बनिक पदार्थों के जैसे मृत कार्बनिक पदार्थ होंगे, चाहे वो कोई भी लिविंग बींग्स था, तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या जटिल कार्बनिक संरचना उसके अंदर पाई जाती है। तो मृत कार्बनिक पदार्थों के क्षय यानी डीके से ह्यूमरिक या मृदी ह्यूमरस लेयर्स का निर्माण होता है, और वेजिटेशंस की जो स्ट्रक्चर और क्लाइमेट्स के आधार पर सॉइल की जो प्रोफाइल होती है या मृदा का परिच्छेदन विकसित होता है। इसमें जो सॉइल फॉर्मेशन है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो भूमि में मृदा की जो लेयर्स होती है उसका निर्माण होता है, और इन लेयर्स को ही हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। देखिए सॉइल प्रोफाइल को, तो देखिए सॉइल प्रोफाइल को प्रस्तुत डायग्राम के अंदर सॉइल प्रोफाइल को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे देखिए किसी प्लांट को हमने ग्रो करवाया, तो प्लांट का जो एरियल पार्ट है यानी स्टेम रीजन है वो प्लांट का भूमि से ऊपर की ओर रहता है, जबकि जो रूट फॉर्म है वो प्लांट का भूमि के अंदर की ओर रहता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिकल, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिकल और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
जो प्लांट्स है उसमें A0 यानी A00 और O2 यानी A0 जो रीजन है उसको ओ होरिजन रीजन कहा जाता है, जिसे टॉप साइड भी कहा जाता है। इसे टॉप साइड भी कहा जाता है। प्लांट की जो रूट एरिया जो होता है प्लांट के अंदर, जिसके अंदर उसको न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, और सॉइल जो होती है यहाँ पर ह्यूमरस लेयर्स होती है जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। फिर जो नीचे की लेयर्स होती है, इसके नीचे की उसको A1 जिसके अंदर रूट प्रेजेंट होता है, और A2 जिसके अंदर, जिसे ए होरिजन लेयर्स भी हम यहाँ पर कहते हैं, जिसे ही यहाँ पर हम सोलम कहते हैं। जैसे कि हमने कहा था सोलम क्या है, तो सोइल का ही लैटिन नाम सोलम है। तो यहाँ पर सोलम रीजन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो A1, A2 और B जो होरिजन होता है उसे सोलम क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट जो नीचे की और जो लास्ट में होता है C होरिजन और R होरिजन क्षेत्र, जिसे कि सब सॉइल रीजन्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है वो सॉइल प्रोफाइल हमें देखने को मिलती है। अब इस सॉइल प्रोफाइल के हम अगर डिटेल में देखें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए होरिजन, जैसे ये जिसके अंदर रूट है, तो ए होरिजन जिसे टॉप सॉइल भी हम कहते हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, देखिए मिनरल्स और इसके अलावा कार्बनिक मैटर इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। और इसके अंदर जो सॉइल होती है उसका जो कलर होता है वो डार्क कलर का होता है, और जो लाइट होती है डार्क कलर होता है, लाइट प्रेजेंट्स होता है। और इसकी जो रेन और इसके मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और इसका जो प्रक्षालन होता है जिसे हम लीचिंग कहते हैं, इसके अंदर ये लाइट कलर इसका कर देती है प्रक्षालन के कारण। जैसे प्रक्षालन जैसे कहते हैं कि जो ह्यूमरस लेयर होती है, उस ह्यूमरस लेयर में वर्षा जल के कारण और जो मिनरल्स होते हैं वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसी शब्द में यहाँ पर प्रक्षालन या लीचिंग शब्द काम में लिया गया है। तो यहाँ पर रेन और प्लस मिनरल्स जो है, वर्षा जल के साथ मिनरल्स जो होते हैं वो ह्यूमरस लेयर के वो बहकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर A00 में देखिए, ये डेड लीफ और एनिमल्स जो होते हैं वो इसके अंदर A0 लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। इस लेयर को हम लीटर लेयर भी कहते हैं, लीटर लेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर A0 है, इसे डिकम्पोजिशंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये क्या करते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है जिसके अंदर जो हाई जटिल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनको सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है, जिसे हम प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। तो जो A0 लेयर के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो देखें, जो A0 लेयर होती है जिसे हम डफ भी कहा जाता है, A0 लेयर को डफ भी कहा जाता है। इसी तरह इसके नीचे की और A1 जो होती है जिसके अंदर ह्यूमरस होती है और उसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है या ब्लैक होता है, और जिसे मेलेनाइज्ड रीजन भी कहा जाता है, मेलेनाइज्ड रीजन भी जिसे कहा जाता है। और फिर उसके नीचे की और जो अगर हम देखें सॉइल का प्रोफाइल के अंदर, तो A2 रीजन उसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर जो लार्ज मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये भी एक प्रकार का लीडिंग रीजन होता है, प्रक्षालित क्षेत्र होता है, जो कि तेज वर्षा या जल के साथ ये भी बहने की संभावना इसके अंदर रहती है। जो जोन ऑफ लीचिंग और पोर्ड सॉलिक जोन भी इसको कहा जाता है, जोन ऑफ लीचिंग और पॉड सॉलिक जोन भी इसको कहा जाता है, A2 जोन को। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है B हॉरिजॉन। B हॉरिजॉन्स के अंदर जो है वो सिलिका प्रेजेंट्स होती है, इसके अलावा एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं, इसके अलावा जो उसके अंदर आयरन की जो ऑक्साइड्स भी होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं B हॉरिजॉन में। और ये जो है ये B हॉरिजॉन है, ये जलाशय की तरह या पॉन्ड की तरह वर्क करता है, और जो वाटर है इसमें वाटर रिजर्वायर की तरह भी वर्क करता है। तो जो A1, A2 और B हॉरिजॉन को यहाँ पर जो सोलम कहा जाता है, और यहाँ पर इसको
इसमें ट्रू सॉइल पाई जाती है, सत्य मृदा इसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। इसके अलावा जो सी ओरिजिन होता है जिसको जोन ऑफ रिगोलिथ भी कहा जाता है, और जो आर ओरिजिन होते हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसे लॉन्ग रॉक्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है, आर ओरिजिन्स। तो यहाँ पर हमने अगर देखी है सॉइल की प्रोफाइल है, तो सॉइल की प्रोफाइल के ये सारे रीजन्स होते हैं जिसे हमने डिटेल के अंदर इसके आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा है।